हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आइस फैंटेसी डेस्टिनी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लुओ लुओ उसके और फेंग शुओ के साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है जब फेंग शुओ ने दूसरी बार लुओ लुओ की जान बचाई थी। लुओ लुओ फेंग शुओ को कॉल करती है और कहती है, हेलो मिस्टर फेंग, मैं लुओ लुओ बात कर रही हूँ। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि उस दिन क्या हुआ था। मैं उस दिन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद फेंग शो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि लुओ लुओ अभी तक घर से बाहर नहीं निकली हुई है। फिर अचानक से एक रिपोर्टर कहता है कि वहां से एक लड़की जा रही है। लुओ लुओ मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जा रही होती है, पर अचानक से कुछ रिपोर्टर्स आकर लुओ लुओ को घेर लेते हैं और वो लुओ लुओ से पूछते हैं कि क्या आप चुपके चुपके मिस्टर फैंग को डेट कर रही हैं। लुओ लुओ रिपोर्टर्स के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देती और वहां से भागना शुरू कर देती है। रिपोर्टर्स भी लुओ लुओ के पीछे पीछे ही भागना शुरू कर देते हैं। अचानक से लुओ लुओ के सामने एक कार आ जाती है। लुओ लुओ उस कार के अंदर बैठ जाती है। दरअसल ये कार फेंग शो की ही होती है। फेंग शो कार ड्राइव कर रहा होता है और लुओ लुओ उसकी तरफ देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। फिर अचानक से फेंग शो भी स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी तरफ ही घूरती रहो। लुओ लुओ इस पर जवाब देते हुए कहती है कि जितनी बार भी मैं तुमसे मिलती हूँ सब कुछ गलत होता है। फेंग शो लुओ लुओ की तरफ हैरानी से देखता है और फिर से ड्राइव करने लग जाता है। फिर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर मैंने अभी तुम्हें नहीं बचाया होता तो उन सब रिपोर्टर्स ने तुम्हें घेर लिया होता। लुओ लुओ फेंग शो को कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम स्कैंडल क्रिएट करना चाहते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम मेरी वजह से फेमस होना चाहते हो। फेंग शो हैरानी से लुओ लुओ की तरफ देखता है और फिर से ड्राइव करना शुरू कर देता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे फेमस होना है? क्या तुम ठीक हो? अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ ध्यान से देखो। मैं जीन इंकॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ। क्या मुझे तुम्हारे साथ स्कैंडल क्रिएट करने की ज़रूरत है? इस पर लुओ लुओ थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। फिर उसके बाद पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फेंग शो उससे कहता है कि तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछती हो? जैसे ही तुम मेरी कार से बाहर निकलोगी तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें वही एग्जीबिशन एरिया दिखाया जाता है जिसके बारे में फेंग शो ने न्यूज़ में सुना था। लुओ लुओ और फेंग शो एग्जीबिशन एरिया में होते हैं। लुओ लुओ फेंग शो से पूछती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, और उससे भी बड़ी बात, हम यहाँ इतनी रात को कैसे आ सकते हैं। इस पर फेंग शो जवाब देता है कि तुम शायद अभी मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मेरे पास बहुत से तरीके हैं ऐसा कुछ करने के। इस पर लुओ लुओ कहती है कि अगर तुम अपने बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करोगे तो क्या तुम मर जाओगे? इस पर फेंग शो जवाब देते हुए कहता है कि सच में मैं मर जाऊंगा। लुओ लुओ कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फेंग शो एग्जीबिशन हॉल में रखी हुई चीज़ों को देखने लगता है। फिर उसे वही चीज़ दिखाई देती है जिस पर कैट स्पिरिट के जैसे ड्रॉ की हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अचानक से लुओ लुओ का ध्यान दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पे चला जाता है। लुओ लुओ उस पेंटिंग की तरफ ध्यान से देख रही होती है कि तभी फेंग शो लुओ लुओ के पीछे से आ जाता है और लुओ लुओ से पूछता है कि तुम क्या देख रही हो? लुओ लुओ कहती है कि ये इंसान जो इस पिक्चर में है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। फिर फेंग शो भी उस पिक्चर को ध्यान से देखने लगता है। फिर हमें फेंग शो और लुओ लुओ के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग शो एक लड़की के साथ होता है। वो लड़की फेंग शो को एक बॉक्स देती है जिसके ऊपर कैट स्पिरिट वाला डिजाइन होता है। ये वही सेम बॉक्स होता है जो फेंग शो ने एग्जीबिशन हॉल में थोड़ी देर पहले देखा था। इसके साथ ही फेंग शो का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर फेंग शो लुओ लुओ की तरफ देखता है। लुओ लुओ फेंग शो को उसकी तरफ देखते हुए नोटिस कर लेती है और पूछती है कि क्या बात है। फेंग शो उसकी तरफ फिर भी देखता रहता है। लुओ लुओ पूछती है कि तुम आखिरकार हो कौन और तुम्हारा पोर्ट्रेट इस दीवार पर क्या कर रहा है? इसके बाद लुओ लुओ फेंग शो से फिर से पूछती है कि उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए वो आइस स्लाइड क्रिएट कैसे की थी। लुओ लुओ फेंग शो से अभी ये पूछ रही होती है कि अचानक से फेंग शो और लुओ लुओ को शीशे के टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो पीछे की तरफ देखते हैं कि जिस चैम्बर में वो बॉक्स रखा हुआ था वो चैम्बर टूट गया है। फेंग शो और लुओ लुओ ये देखकर सीधा ही उस बॉक्स की तरफ दौड़ते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जिन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए होते हैं वो उस बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फेंग शो और लुओ लुओ थोड़ी देर तक उनके साथ फाइट करते हैं। थोड़ी देर बाद फेंग शो लुओ लुओ से कहता है कि उस बॉक्स को उठाओ और चलो यहाँ से।
लुओ लुओ थोड़ा हेजिटेट करने के बाद उस बॉक्स को उठा लेती है। जैसे ही लुओ लुओ और फेंग शो एग्जीबिशन एरिया से बाहर भाग जाते हैं, वो सभी लोग फेंग शो और लुओ लुओ का पीछा करने के लिए उनके पीछे जाने ही लगते हैं। पर तभी वही लड़का जिसने फेंग शो और लुओ लुओ की पहले भी हेल्प की थी उनकी वीडियो इरेज करने के लिए, वो वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों के साथ अपनी पावर्स का यूज करके फाइट करने लगता है। वे सभी लोग हार जाते हैं और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद एक आदमी की आंखें काले रंग से लाल रंग की हो जाती हैं। इसके बाद हमें फेंग शो और लुओ लुओ को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में होते हैं। फेंग शो ड्राइव कर रहा होता है। लुओ लुओ अपनी बाजू को चेक कर रही होती है, शायद उसे चोट लगी हुई होती है। फेंग शो लुओ लुओ से पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर लुओ लुओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट लगी है। फेंग शो थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है पर लुओ लुओ कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी चोटें लगी हुई हैं, इसलिए इन छोटी चोटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद फेंग शो लुओ लुओ से कहता है कि फिर भी हमें फर्स्ट एड तो करना ही पड़ेगा। फेंग शो कहता है कि मुझे कोई भी कन्वीनियंस स्टोर नहीं मिल रहा है। इस पर लुओ लुओ कहती है कि तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच है। इस पर फेंग शो लुओ लुओ की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि आज मुझे पता चला कि तुम सेलिब्रिटी बिल्कुल नहीं हो। इस पर लुओ लुओ कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? वो भी स्माइल करने लगती है। लुओ लुओ की गोद में जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है वो शाइन करना शुरू कर देती है। फेंग शू जो ड्राइव कर रहा होता है अचानक से फिर से आइस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। इस पर कैट स्पिरिट बोलता है कि मेरे राजा, अब मैं आपके साथ आपकी दुनिया में जा सकता हूँ। इस पर फेंग शो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहीं भी जाओ, पर मैं ड्राइव कर रहा था। लुओ लुओ मेरी कार में मेरे साथ बैठी हुई थी, मुझे वापस भेजो अभी के अभी। दूसरी तरफ कार में बैठा हुआ फेंग शो ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा था, तो लुओ लुओ उसे जगाने की कोशिश करती है। फेंग शो जागो, पर गाड़ी अभी भी चल रही होती है, तो लुओ लुओ कैसे भी करके कार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और साथ ही फेंग शो को भी जगाने की कोशिश करती है, पर फेंग शो नहीं जाग रहा होता है। तभी लुओ लुओ नोटिस करती है रेड कलर की कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद लुओ लुओ देखती है कि अब उनकी गाड़ी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला है, पर ये सब देखकर लुओ लुओ पहले ही बेहोश हो जाती है। फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने एग्जीबिशन हॉल में लुओ लुओ और फेंग शू की उन गुंडों से भागने में मदद की थी। ये लड़का अपनी पावर्स का यूज करके फेंग शू और लुओ लुओ को फिर से बचा लेता है और उनकी गाड़ी को रोक देता है। इसके बाद फेंग शू को होश आ जाता है और फेंग शू अपनी गाड़ी के सामने कैट स्पिरिट को देखता है और फिर से बेहोश हो जाता है। फिर हमें वो रेड बस फिर से दिखाई जाती है। उस रेड बस के अंदर वही रेड आइज वाली लड़की होती है। अचानक से एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये आइस किंग का आखिरी जन्म है, तो इसमें तुम्हें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करनी होगी। इस पर वो लड़की जवाब देती है कि अगर मैंने आइस किंग के पिछले 6 जन्मों में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो अब तक जो ब्लड रेड लोटस है वो पूरी तरह से सूख गया होता। इस पर वो आवाज कहती है कि तुमने मेरे सोए हुए होने का फायदा उठाया है, तुम हर जन्म में मेरे भाई को और लुओ लुओ को एक दूसरे से दूर कर देती हो। इस पर वो रेड आइज वाली लड़की कहती है तुम्हारा भाई और लुओ लुओ अगर कपल बन जाते हैं तो ब्लड रेड लोटस सूख जाएगा और तुम मर जाओ। जैसे वो लड़की ऐसे कहती है, वही लड़का जिसने फेंग शू और लुओ लुओ को कार एक्सीडेंट से बचाया था, वही लड़का उस रेड आइज वाली लड़की के पीछे आ जाता है। दरअसल ये लड़का फेंग शू का उसके पिछले जन्म का भाई है। फेंग शू का भाई उस लड़की को कहता है मेरे भाई और लुओ लुओ के बीच में जो कुछ भी हो तुम्हें उसके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छाती में जो ब्लड रेड लोटस है वो अभी तक जिंदा रह पाता? वो लड़की फेंग शू के भाई से कहती है यिंग कोंगशी, जितनी बार लुओ लुओ और फेंग शू को एक दूसरे से प्यार होगा उतनी ही बार ब्लड रेड लोटस वो सूख जाएगा। जितनी बार ब्लड रेड लोटस सूखेगा उतनी ही बार तुम मरोगे। मुझे पता था कि तुम अपने भाई का कभी बुरा नहीं चाहोगे, पर मुझे तुम्हें बचाना है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो लड़की यिंग कोंगशी से कहती है कि तुम्हारा भाई पहले ही कैट स्पिरिट से बात कर चुका है और अगर फेंग शू को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ जाता है तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि ली लियो का भी फिर से पुनर्जन्म हुआ है और इस जन्म में उसका नाम लुओ लुओ है। यिंग कोंगशी उस लड़की को चेतावनी देते हुए कहता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जो कुछ भी होता है तुम्हें उसके बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर यिंग कोंगशी वहाँ से चला जाता है। वो लड़की बहुत ही उदास हो जाती है और
अपने आप से ही बातें करते हुए कहने लगती है, क्यों तुम्हारे दिल में हमेशा तुम्हारा भाई ही होता है, चाहे वो हमारा बीता हुआ कल हो, आज हो या आने वाला कल हो, तुम सिर्फ अपने भाई को ही क्यों अहमियत देते हो? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच सकते? आखिरकार क्यों थोड़ा सा भी नहीं सोच सकते? इसके बाद हमें यिन कॉन्गशी को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि यिन कॉन्गशी को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आ रही होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि युआन जी यिन कॉन्गशी पर अपने मैजिक का यूज़ करता है, जिसकी वजह से यिन कॉन्गशी की याददाश्त चली जाती है और वो अपने ही प्यारे भाई की हत्या कर देता है। जब यिन कॉन्गशी की याददाश्त वापस आती है तो वो डिसाइड करता है कि जब उसके भाई की डेथ नहीं हुई होती है वो उस टाइम में वापस जाएगा। ऐसा करने के लिए यिन कॉन्गशी एक बर्फ़ के पंछी के रूप में चेंज हो जाता है और बर्फ़ की दीवार के साथ टकरा जाता है। बर्ड का जो खून होता है वो आइस वॉल पर लगता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड लोटस क्रिएट होता है। रेड ब्लड लोटस की खिलने की वजह से तीनों ट्राइब, फायर ट्राइब, आइस ट्राइब और जो मॉर्टल वर्ल्ड होता है वो तीनों ही एक्सप्लोड कर जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसमें से फायर ट्राइब मार्स में बदल जाता है, आइस ट्राइब प्लूटो में बदल जाता है और मॉर्टल ट्राइब पृथ्वी में बदल जाता है। जब यिन कॉन्गशी दोबारा से जागता है तो वो देखता है कि हज़ारों साल बीत चुके हुए होते हैं। जो ब्लड रेड लोटस होता है वो टाइम को फिर से टर्न बैक कर सकता है। रेड ब्लड लोटस यिन कॉन्गशी की छाती में धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। यिन कॉन्गशी रेड ब्लड लोटस के पावर्स का यूज़ करके स्नो ब्लेड सिटी में वापस जाता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। इसके बाद यिन कॉन्गशी फायर ट्राइब जो कि अब मार्स होता है वहाँ पे जाता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ पे कोई हो। फिर यिन कॉन्गशी को यांदा की आत्मा दिखाई देती है। यांदा वही लड़की होती है जो यिन कॉन्गशी से प्यार करती थी और वो यिन कॉन्गशी के लिए ही मर गई थी। यिन कॉन्गशी रेड लोटस और जो फायर फैल्कन होते हैं उसके पंख का इस्तेमाल करके यांदा की आत्मा के लिए एक शरीर तैयार करता है और उसे फिर से जिंदा कर देता है। उसके बाद उसे धरती पर ले आता है। इसके साथ ही यिन कॉन्गशी के पास्ट मेमोरीज का फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। यिन कॉन्गशी अपने आप से बातें कर रहा होता है और कहता है, भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आपको पिछले 6 जन्मों में इस धरती पर बहुत कुछ सहन करना पड़ा। ये दुनिया हमारी नहीं है, हम वापस स्नो ब्लेड सिटी में जाएंगे, उस टाइम में जब मैंने आपको नहीं मारा था। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग शू को दिखाया जाता है। फेंग शू अपने घर में होता है, वो सोफे पर सोया हुआ होता है। वो उठकर शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। जब वो शावर लेकर वापस आता है पर तभी उसे लुलुओ उसके बेड पर दिखाई देती है। वो बेडरूम से बाहर निकल जाता है और फिर सोचता है कि ये क्या हो रहा है, वो मेरे बेड पर क्यों सो रही है। इसके बाद फेंग शू किचन की तरफ जाता है और फ्रिज खोलता है। फ्रिज के अंदर कैट स्पिरिट होता है। कैट स्पिरिट को देखकर फेंग शू डर जाता है और चिल्लाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैट स्पिरिट और फेंग शू डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। फेंग शू कैट स्पिरिट को पानी पीने के लिए देता है। फिर कैट स्पिरिट से पूछता है, क्या मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ? तुम सच में मेरे घर में हो? इस पर कैट स्पिरिट जवाब देते हुए कहता है, मेरे राजा, आप सच में सपना नहीं देख रहे हैं। फेंग शू कैट स्पिरिट से फिर से पूछता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कल रात को मेरे घर लेके आए थे। इस पर कैट स्पिरिट हाँ में सिर हिलाता है। फेंग शू कैट स्पिरिट से फिर से पूछता है, तो क्या तुम ही लुओ को भी यहाँ लेके आए हो? कैट स्पिरिट फिर से हाँ में सिर हिलाता है। फिर फेंग शू कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे अभी भी ये फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सब कुछ रियल है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ऐसा कहकर फेंग शू डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और शीशे की तरफ जाकर अपनी आईज का कलर चेक करने लगता है, अपने बालों को देखने लगता है और कहता है कि मेरी आंखें नीले कलर की नहीं हैं, मेरे बाल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई सपना नहीं है। इसके बाद फेंग शू शीशे में कुछ देखता है और हैरान हो जाता है। फेंग शू पीछे की ओर मुड़कर कैट स्पिरिट को कहता है, तुम बिल्कुल हिलना मत, और फिर से शीशे की तरफ देखने लगता है। फेंग शू कैट स्पिरिट से पूछता है कि तुम शीशे में दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। कैट स्पिरिट कहता है कि शायद इसका मेरी पावर से कुछ लेना देना होगा। फेंग शू फिर से शीशे की तरफ देखता है।
फेंगशू फिर से पीछे की तरफ देखता है पर कैट स्पिरिट वहाँ पे नहीं होता है। फेंगशू कैट स्पिरिट को ढूंढने की कोशिश करता है। फेंगशू कैट स्पिरिट को आवाज़ डालता रहता है। फिर सोचता है कि मैं सच में ही बीमार हूँ, पर तभी उसे कैट स्पिरिट की आवाज़ सुनाई देती है। कैट स्पिरिट फेंगशू से कहता है, मेरे राजा मैं यहाँ हूँ। फिर दूसरी तरफ हमें लुओ को दिखाया जाता है। जब लुओ अपनी नींद से जागती है तो सोचती है कि मैं कहाँ पे हूँ। इसके बाद हमें फिर से कैट स्पिरिट और फेंगशू को दिखाया जाता है। फेंगशू फ्रिज खोलता है और कैट स्पिरिट को फिर से फ्रिज में देखता है। फेंगशू कैट स्पिरिट से पूछता है कि तुम फ्रीजर में फिर से क्यों छुप गए। इस पर कैट स्पिरिट कहता है, फ्रीजर? तो इस चीज को फ्रीजर कहते हैं। कैट स्पिरिट मुस्कुराते हुए कहता है, इसीलिए ये इतना ठंडा है। फेंगशू कैट स्पिरिट से कहता है कि फ्रीजर तुम्हारे रहने के लिए नहीं है, ये सामान रखने के लिए है। इस पर कैट स्पिरिट फेंगशू से कहता है कि मैं अभी अभी इस दुनिया में आया हुआ हूँ, मैं धरती पर अपना टेम्परेचर एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे फ्रीजर को ढूंढने में बहुत टाइम लगा और फ्रीजर का टेम्परेचर हमारे स्नो ब्लेड सिटी के टेम्परेचर से बिल्कुल सिमिलर है। इस पर फेंगशू कैट स्पिरिट से कहता है, पर फिर भी तुम अपनी पूरी जिंदगी फ्रीजर में तो नहीं रह सकते ना। थोड़ी देर पहले तो तुम फ्रीजर के बाहर थे, तो अब क्या हुआ। फेंगशू कैट स्पिरिट के साथ ऐसी बात कर ही रहा होता है कि तभी लुओ फेंगशू के पास आ जाती है और फेंगशू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेंगशू झट से फ्रीजर का दरवाजा बंद कर देता है। फेंगशू लुओ को जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इस पर लुओ फेंगशू से पूछती है, तुम अभी किससे बात कर रहे थे। फेंगशू वापस पीछे हटता है और कहता है, मैं किससे बात कर रहा था, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इस पर लुओ कहती है कि तुम अभी फ्रिज से बात कर रहे थे। फेंगशू कहता है, फ्रिज से? फ्रिज के अंदर कोई लोग थोड़े ना होते हैं, मैं फ्रिज से कैसे बात कर सकता हूँ। इस पर लुओ कहती है, कुछ तो है, और वो फेंगशू को फ्रिज से दूर करने की कोशिश करती है। हट जाओ फ्रिज के सामने से। ऐसे कहते ही लुओ फेंगशू को फ्रिज के सामने से जोर से पुश करके हटा देती है। फ्रिज खुल जाता है। फेंगशू को पुश करने की वजह से लुओ भी दूसरी तरफ जोर से गिरती है और उसके कपड़े सॉस गिरने की वजह से खराब हो जाते हैं। लुओ अचानक से फेंगशू की तरफ देखती है और फिर से अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ लेती है। कैट स्पिरिट फ्रिज के बाहर आकर फेंगशू के रोब का थ्रेड फिर से उसके रोब पे लगा देता है। इस पर फेंगशू कैट स्पिरिट को थैंक यू बोलता है। लुओ अब अपनी आंखें खोल देती है पर देखती है कि फेंगशू किसी से बात कर रहा है, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे फेंगशू बात कर रहा है। तभी फेंगशू नोटिस कर लेता है कि लुओ ने मुझे बात करते हुए देख लिया है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।